एक सैनिक, भले ही वह एक महिला हो, उसे एक योद्धा की तरह छोटे बाल रखने चाहिए। याद रखना बेटे, महिला मरीन कॉर्प्स मेजर को उस समय अपमान का सामना करना पड़ा जब पूरी टुकड़ी के सामने उनके बाल काट दिए गए। हालांकि बाद में पता चला कि उनकी असली पहचान उस सैन्य इकाई में भ्रष्टाचार की जांच के लिए भेजी गई एक गुप्त निरीक्षण टीम की प्रमुख की थी। यह एक संतोषजनक प्रतिशोध की कहानी है। अरब सागर की भयंकर लहरों के चट्टानों से टकराने की आवाज परेड ग्राउंड तक हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। यह मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित बेस INS अभेद्य की सागर प्रहरी यूनिट का परेड ग्राउंड था, जहां सैकड़ों नौसैनिक कमांडो कतार में खड़े थे। यह यूनिट भारतीय नौसेना में सबसे मजबूत और साहसी मानी जाती थी। गर्मी का सूरज बेरहमी से चमक रहा था। कठोर चेहरे वाले सैनिकों के बीच एकमात्र हलचल पसीने की बूंदें थीं, जो उनके माथे से नीचे बह रही थीं। पोडियम पर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ की गरजती आवाज मुंबई के आसमान में गूंज उठी। एक कमांडो को सिर से पैर तक, अपनी आत्मा में भी एक आदर्श कमांडो होना चाहिए। जो कोई भी अपनी नरम नागरिक छवि को नहीं छोड़ सकता, वह सागर प्रहरी का सदस्य बनने के लायक नहीं है, समझे? जय हिंद सर। एक पृथ्वी हिला देने वाली दहाड़ के साथ कमांडो की आंखें और भी तेज हो गईं। कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ नौसेना में सिंह के रूप में जाने जाते थे। वह हमेशा नौसेना के गौरव और फौलादी अनुशासन की बात करते थे, जिसका उनके लिए मतलब था एकदम सीधी कतारें, वर्दी पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त न करना और वरिष्ठों के आदेशों का पूर्ण पालन। उनका एक आदेश पूरी यूनिट को जमा सकता था और उसका विरोध करने का मतलब नरक था। कमांडर राठौड़ की तेज आंखों ने कतार में खड़े सैनिकों को देखा। उनकी नजर एक जगह आकर रुक गई। वह मेजर अंजलि शर्मा थीं, जिन्हें हाल ही में 1 महीने पहले यूनिट में ऑपरेशंस ऑफिसर ऑप्स ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था। मेजर अंजलि एक आदर्श मुद्रा में खड़ी थीं। उनकी वर्दी बेदाग थी, उनके बालों का सुंदर जूड़ा एलिगेंट लग रहा था और उनकी आंखें कमांडर राठौड़ की डरावनी निगाहों के नीचे भी शांत और अडिग थीं। वह एक प्रतिभाशाली अधिकारी थीं, जिन्हें सीधे नौसेना मुख्यालय से भेजा गया था, जो संचालन, योजना और विश्लेषण में अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जानी जाती थीं। लेकिन कमांडर राठौड़ की नजर में वह सिर्फ एक महिला थीं, एक बाहरी वस्तु जो उनके आदर्श साम्राज्य में घुस आई थी। मेजर अंजलि शर्मा। कमांडर राठौड़ के बुलाने पर मेजर अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बुलंद आवाज में जवाब दिया, सर। मेजर अंजलि शर्मा, आगे आओ। मेजर अंजलि पोडियम की ओर बढ़ी। सैकड़ों जोड़ी आंखें उन पर टिकी थीं। कमांडर राठौड़ पोडियम से नीचे उतरे। उनके चारों ओर घूमते हुए उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। मेजर, मैंने एक कमांडो का आधार क्या बताया था? सिर से पैर तक कमांडो की भावना और दृष्टिकोण रखना। कमांडर, हाँ, भावना और दृष्टिकोण। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारे ये बाल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी भी एक नागरिक की तरह दिखती हो? कमांडर राठौड़ ने मेजर अंजलि के साफ सुथरे जूड़े की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। पहली बार मेजर अंजलि के चेहरे पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। मेरे बाल नियमों के अनुसार बड़े करीने से बंधे हैं कमांडर। INS अभेद्य में विक्रम सिंह राठौड़ की कमान में मेरे शब्द ही नियम हैं। एक कमांडो एक हमलावर योद्धा होता है, इसलिए एक हमलावर योद्धा के छोटे बाल ही सबसे उपयुक्त हैं। कमांडर राठौड़ ने इशारा किया और एक सहायक इलेक्ट्रिक क्लिपर लेकर दौड़ा आया। मशीन की भिनभिनाती आवाज ने परेड ग्राउंड की चुप्पी को तोड़ दिया। सैनिकों के चेहरे पर दहशत भर गई। हालांकि कमांडर राठौड़ एक तानाशाह थे, लेकिन इतने सारे सैनिकों के सामने एक महिला अधिकारी के बाल काटना कुछ अकल्पनीय था। कमांडर, यह। मेजर अंजलि ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कमांडर राठौड़ ने उनकी ठुड्डी को बेरहमी से पकड़ लिया। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? तुम मेरी अधीनस्थ हो। मेरे अधीनस्थ केवल मेरे आदेशों का पालन करते हैं। इस यूनिट के कमांडर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक सच्चे कमांडो के रूप में पुनर्जन्म लेने में मदद करने दो। उन्होंने क्लिपर छीन लिया और उसे सीधे मेजर अंजलि के सिर की ओर बढ़ाया। मेजर अंजलि ने अपने होठों को जोर से काट लिया। उनकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि खून का बहाव रुक गया। कर लो जो करना है विक्रम सिंह राठौड़। तुम आज जो कर रहे हो उसे स्पष्ट रूप से याद रखोगे। एक भयानक आवाज के साथ
उनके लंबे काले बाल बेबसी से कटकर गर्म परेड ग्राउंड पर गिर गए। कमांडर राठौड़ ने उनके बालों को बेरहमी से काटते हुए संतोष की मुस्कान दी। एक तरफ लंबा, एक तरफ छोटा, उनका रूप अजीब और हास्यास्पद हो गया था, एक असफल मोहॉक शैली की तरह। सैकड़ों कमांडो ने अपनी सांसें रोक लीं। कुछ ने यह दृश्य न देख पाने के कारण अपना सिर झुका लिया, जबकि अन्य ने गुस्से और लाचारी में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। कमांडर राठौड़ ने क्लिपर को अपने सहायक की ओर फेंक दिया और मेजर अंजलि शर्मा के कंधे पर थपथपाया, जो अब अपने बर्बाद बालों के साथ अस्त व्यस्त थीं। अब तुम एक कमांडो की तरह दिखती हो, उस भावना को मत भूलना, समझी? सर, मेजर अंजलि की आवाज कर्कश थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई डगमगाहट नहीं थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए बालों, उनके ऊपर शान से खड़े विक्रम सिंह राठौड़ और चुपचाप देख रहे सैकड़ों दर्शकों को देखा और सब कुछ अपनी याद में दर्ज कर लिया। मुंबई की तेज हवा उनके आधे कटे हुए बालों को उड़ा रही थी। उस हवा के बीच अंजलि ने कसम खाई, इस अपमान और इस इकाई में जड़ जमा चुके बड़े अपराध को अपने हाथों से जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम। उस रात अपने अधिकारी क्वार्टर में एक छोटे से शीशे के सामने अंजलि शर्मा चुपचाप अपने रूप को देख रही थीं। एक तरफ इतनी छोटी कटी हुई थी कि उनकी खोपड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ के बाल बेतरतीब ढंग से कटे हुए थे, जिनकी लंबाई कंधे तक भी नहीं पहुंच रही थी। यह एक दयनीय दृश्य था। दिन का अपमान फिर से कौंध गया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। इसके बजाय वहां एक ठंडी, सुलगती हुई आग जल रही थी। एक अभ्यस्त हरकत के साथ वह बाथरूम में गईं और अपने बाकी के बाल काट दिए। अनाड़ी कैंची से उन्होंने अपने बालों को ठीक किया और बचे हुए हिस्से को ध्यान से क्लिपर से शेव किया। एक बहुत ही छोटे फौजी कट का आकार दिया। अब शीशे में कोई हास्यास्पद दिखने वाली महिला नहीं थी, बल्कि एक जलते हुए दृढ़ संकल्प वाली सैनिक थी। नहाने के बाद उन्होंने अपने कमरे की सभी बत्तियां बुझा दी और एक विशेष रूप से बनाया गया मिनी संचार उपकरण निकाला। यह एक सुरक्षित, अनौपचारिक लाइन थी। कुछ रिंगों के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, मेजर अंजलि, क्या स्थिति है? यह नौसेना निरीक्षणालय के प्रमुख रियर एडमिरल समीर प्रकाश की आवाज थी। रिपोर्ट, एडमिरल, कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ ने आखिरकार चारा खा लिया है। तुम्हारे बालों के बारे में मुझे रिपोर्ट मिल गई है। क्या तुम ठीक हो? रियर एडमिरल प्रकाश की आवाज में चिंता थी। अंजलि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। परेड ग्राउंड की तेज धूप, क्लिपर की भिनभिनाती आवाज और उन पर टिकी अनगिनत आंखें उनके दिमाग में कौंध गईं। मैं ठीक नहीं हूं, एडमिरल, लेकिन यह एक आवश्यक प्रक्रिया थी। अब वह मुझे पूरी तरह से कम आंकेंगे और मुझे अपने नियंत्रण में एक असहाय महिला अधिकारी मानेंगे। इसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए बिना निगरानी के काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारी दृढ़ता वास्तव में सराहनीय है। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, विक्रम सिंह राठौड़ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह उससे कहीं बढ़कर है, एडमिरल। उसने इस जगह को अपना निजी साम्राज्य बना लिया है। सैनिकों को अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करने के अलावा इस बात के पक्के संकेत हैं कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए सैन्य रसद, खासकर ईंधन का गबन कर रहा है। आज की घटना सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना थी, जो दिखाती है कि उसका अहंकार और पागलपन कितना बड़ा है। सागर प्रहरी यूनिट वर्षों से भ्रष्टाचार की लगातार रिपोर्टों का स्रोत रही थी, लेकिन विक्रम सिंह राठौड़ के चालाक तरीकों और यूनिट के भीतर मजबूती से जमी चुप्पी की सांठगांठ के कारण निरीक्षण हमेशा विफल रहे थे। अंत में निरीक्षणालय ने एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ एजेंट मेजर अंजलि शर्मा को ऑप्स ऑफिसर के रूप में घुसपैठ करने, अंदर से सबूत इकट्ठा करने और उसे नष्ट करने की योजना बनाई। अगर तुम्हें समर्थन की आवश्यकता हो तो बस बता देना। वह अकेले सामना करने के लिए बहुत खतरनाक दुश्मन है। नहीं एडमिरल, अभी के लिए मुझे चुपचाप काम करना होगा। विक्रम सिंह राठौड़ के आसपास उसके वफादार गुर्गे हैं। यूनिट के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहन लाल और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर राजेश कुमार, ये दोनों प्रमुख खिलाड़ी हैं। मैं पहले उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर शुरू करूंगी। ठीक है, सावधान रहना। तुम भारतीय नौसेना का गौरव हो। जय हिंद सर। संचार समाप्त। संचार समाप्त करने के बाद अंजलि अंधेरे में अपने विचारों में फिर से डूब गईं।
विक्रम राठौड़ द्वारा गबन की गई सैन्य रसद में सबसे आम और आसानी से नकदी में बदलने वाली चीज ईंधन तेल यानी डीजल थी। तरीका यह था कि अभ्यास के लिए आवंटित बड़ी मात्रा में डीजल का गबन करना, दस्तावेजों में हेराफेरी करना और उसे बाहरी पार्टियों को बेचना। यूनिट में अपनी तैनाती के पहले दिन से उन्होंने चुपके से लॉजिस्टिक्स सेक्शन द्वारा प्रबंधित सभी डीजल प्राप्ति और व्यय लॉगबुक और वाहन परिचालन रिकॉर्ड की प्रतियां बना ली थीं। उन्होंने अपनी मेज की बत्ती जलाई, दिन के अपमान को एक पल के लिए भूलकर दस्तावेजों के ढेर को खोला। आधिकारिक अभ्यास रिकॉर्ड, वाहन परिचालन रिकॉर्ड में दर्ज की गई दूरी, उसके अनुसार डीजल की खपत और ईंधन डिपो में वास्तविक स्टॉक की मात्रा। जैसे ही उन्होंने पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की तरह संख्याओं का मिलान किया, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कागज पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन वह इस यूनिट के वास्तविक अभ्यास कार्यक्रम को जानती थीं। वह जानती थीं कि दस्तावेजों में दर्ज अधिकांश फील्ड युद्धाभ्यास अभ्यास वास्तव में कभी नहीं किए गए थे या उनके पैमाने को कम कर दिया गया था। विशेष रूप से खराब मौसम के बहाने कई अभ्यास रद्द कर दिए गए थे, लेकिन डीजल को सामान्य रूप से उपयोग किए गए के रूप में दर्ज किया जाता रहा। गायब डीजल मात्रा व्यक्तिगत गबन कहे जाने के लिए बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी राशि के साथ यह असंभव था कि उसने यह सब अकेले किया हो। बाहर से भी कोई साथी होना चाहिए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सैन्य अड्डे के अंधेरे के पीछे मुंबई शहर की रोशनी धुंधली दिखाई दे रही थी। उन रोशनियों के बीच कहीं वे झोंकें जो विक्रम राठौड़ के साथ मिलकर सेना का खून चूस रही थीं, सांस ले रही थीं। अगली सुबह जब मेजर अंजलि शर्मा अपने फौजी कट बालों के साथ डाइनिंग हॉल में दिखाई दी, तो सभी फुसफुसा रहे थे। दया की निगाहें या उपहास की निगाहें। उन्होंने परवाह न करने का नाटक किया, अपनी खाने की ट्रे को सीधे रुख के साथ उठाया और बैठ गईं। तभी कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ जानबूझकर उनके सामने बैठ गए। ओह मेजर अंजलि, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें इसे बहुत पहले ही ऐसे कटवा लेना चाहिए था। यह सच है, एक कमांडो को प्रतिष्ठित दिखने के लिए छोटे बाल रखने चाहिए। कमांडर राठौड़ ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा। अंजलि चुपचाप अपना खाना चबाती रहीं, कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी को समर्पण का संकेत मानते हुए कमांडर राठौड़ और भी अहंकारी हो गए। अब से मेरे आदेशों को ध्यान से सुनो और उनका पालन करो तो कोई समस्या नहीं होगी, समझी? सर, अंजलि ने एक आज्ञाकारी रवैया दिखाया। उनके इस रूप ने विक्रम राठौड़ को पूरी तरह से लापरवाह बना दिया। उन्होंने अब अंजलि को एक खतरे के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उसे सिर्फ एक पालतू शेरनी माना, लेकिन वह नहीं जानते थे कि एक विनम्र मेमने की तरह सिर झुकाने वाली शेरनी अपनी गर्दन पर झपटने के लिए अपने सबसे तेज पंजे छिपा रही थी। खाना खत्म करने के बाद अंजलि की नजर डाइनिंग हॉल के कोने में एक युवा अधिकारी पर पड़ी जो उन्हें चिंता से देख रहा था। ऑप्स सेक्शन के सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा, एक नौजवान जो हाल ही में नौसेना अकादमी से स्नातक हुआ था और जिसकी न्याय की भावना अभी भी जीवित थी। वह उन लोगों में से एक थे जो कल की घटना को देखकर सबसे ज्यादा हैरान और गुस्से में थे। अंजलि ने सोचा, शायद यह युवा अधिकारी वह इस भ्रष्ट साम्राज्य को ढाने के लिए एक छोटी सी दरार पैदा कर सकता है। उस दोपहर अंजलि ने सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा को चुपके से ऑप्स सेक्शन के कार्यालय में बुलाया। कार्यालय में केवल वे दोनों थे। अर्जुन उनके सामने एक तनावपूर्ण चेहरे के साथ खड़े थे। वह अंजलि के चेहरे को देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शायद कल परेड ग्राउंड की घटना को याद कर रहे थे। अर्जुन, मेरी तरफ देखो। सर, कल के बारे में क्या तुम बहुत हैरान थे? अंजलि के शांत सवाल पर अर्जुन ने अपने होंठ काटने से पहले आखिरकार बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया। ईमानदारी से कहूं तो मैम, मैं बहुत हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमांडर इतना आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप ठीक हैं? उनकी आवाज सच्ची चिंता से भरी थी। अंजलि थोड़ा मुस्कुराई। यह इस बात का सबूत था कि इस यूनिट में अभी भी कुछ हिस्से सड़े नहीं थे। मैं एक सैनिक हूं। मैंने बहुत पहले ही व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रख दिया है। इसके अलावा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। सर, कोई भी आदेश। मैम, क्या तुम जानते हो कि यूनिट के ईंधन डिपो की चाबियों का प्रबंधन कौन करता है? इस अप्रत्याशित सवाल ने अर्जुन की आंखें चौड़ी कर दी। ईंधन डिपो लॉजिस्टिक्स सेक्शन के अधिकार में है मैम।
शायद लॉजिस्टिक्स में तैनात कोई सार्जेंट इसका प्रबंधन करता है। उस सार्जेंट के अलावा क्या किसी और के पास चाबी है? लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के पास एक अतिरिक्त चाबी है और मैंने सुना है कि यूनिट के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के पास भी एक है। नियमों के अनुसार इसका प्रबंधन केवल लॉजिस्टिक्स सेक्शन द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि यह कमांडर का विशेष आदेश है। बेशक, यूनिट के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहनलाल विक्रम राठौड़ के सबसे वफादार गुर्गे के पास चाबी थी। अंजलि ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी मेज की दराज से एक दस्तावेज निकाला और उसे अर्जुन को दिया। इस सप्ताहांत हम यूनिट के सभी वाहनों के लिए एक साथ रखरखाव और पूर्ण ईंधन भरने का अभ्यास करेंगे। यह एक नई संचालन योजना है जिसे मैंने अभी तैयार किया है। इससे पहले कि मैं इसे कमांडर को रिपोर्ट करूं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहले जांच लो और देखो कि क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। दस्तावेज प्राप्त करते समय अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। सप्ताहांत में अभ्यास और सभी वाहनों को शामिल करना बहुत ही असामान्य था। सैनिकों से विरोध होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अचानक अभ्यास की तैयारी लॉजिस्टिक्स सेक्शन को सबसे व्यस्त बना देगी। मैम, यह बहुत अचानक है। क्या कमांडर हमेशा युद्ध की तैयारी पर जोर नहीं देते? किसी भी समय और किसी भी स्थिति में तुरंत प्रस्थान करने की क्षमता, यह अभ्यास उसी उद्देश्य से योजनाबद्ध किया गया है। कोई समस्या है? अंजलि के दृढ़ स्वर ने अर्जुन को और कोई आपत्ति करने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि इस अभ्यास योजना में कुछ अजीब था। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई और छिपा हुआ उद्देश्य था। सर, मैं इसकी जांच करके वापस रिपोर्ट करूंगा। अर्जुन के कार्यालय छोड़ने के बाद अंजलि ने फिर से दस्तावेजों के ढेर को देखा। योजना सरल थी। ईंधन डिपो को हिलाने के लिए एक अचानक अभ्यास योजना का बहाना बनाना, सभी वाहनों को पूरी तरह से भरने के लिए डिपो में वर्तमान स्टॉक बहुत अपर्याप्त होना चाहिए। यदि लॉजिस्टिक्स सेक्शन रिपोर्ट करता है कि अभ्यास की तैयारी बिना किसी बड़ी समस्या के की जा सकती है, तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण होगा कि वे बड़ी मात्रा में अनौपचारिक डीजल जमा कर रहे थे जो किताबों में दर्ज नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, अभ्यास योजना कमांडर विक्रम राठौड़ को रिपोर्ट करते ही एक झिड़की के साथ वापस कर दी गई। मेजर अंजलि, क्या तुम पागल हो गई हो? सप्ताहांत में कैसा अभ्यास? सैनिकों के आराम के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। कमांडर राठौड़ ऑप्स सेक्शन के कार्यालय में घुस आए और चिल्लाते हुए दस्तावेज को अंजलि की मेज पर पटक दिया। यह युद्ध की तैयारी को लागू करने के लिए एक अभ्यास है जिस पर कमांडर हमेशा जोर देते हैं। चुप! मैंने कब कहा कि तुम मेरे तरीके का पालन किए बिना अपनी मर्जी से काम कर सकती हो? इस योजना को अभी रद्द करो। कमांडर राठौड़ की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर थी। अंजलि मन ही मन खुश हुई। इस तरह की अत्यधिक प्रतिक्रिया इस बात का सबसे पक्का सबूत थी कि डीजल के मामले में कुछ गड़बड़ थी। लेकिन कमांडर, योजना जारी की जा चुकी है और सैनिकों को घोषित की जा चुकी है। इसे अब रद्द करने से कमांड की श्रृंखला में अविश्वास पैदा हो सकता है। अंजलि ने जानबूझकर एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसे राठौड़ को और उकसाना था ताकि वह अपनी कमजोरी खुद प्रकट करे। तुम, मेजर अंजलि, क्या तुम अभी भी मेरी स्थिति नहीं समझी हो? तुम खुद को कहां समझती हो? मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? कमांडर राठौड़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी कार्यालय का दरवाजा खुला और यूनिट के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहनलाल अंदर आए। उन्होंने कमांडर राठौड़ को ध्यान से देखा और अपना मुंह खोला। कमांडर, कृपया शांत हो जाइए। मेजर अंजलि ने भी यह यूनिट की भलाई के लिए किया है, इसलिए कृपया तुम बीच में मत बोलो। कमांडर राठौड़ ने मोहनलाल पर चिल्लाया। मोहनलाल का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। अंजलि ने उस संक्षिप्त क्षण को नहीं छोड़ा जबकि राठौड़ अपना आपा खो रहे थे और क्रोधित हो रहे थे। मोहनलाल की निगाहें ठंडक से स्थिति का आकलन कर रही थीं। वह सिर्फ एक गुर्गा नहीं था, वह इस अपराध में दूसरा मुख्य अपराधी था। अंत में अभ्यास योजना विक्रम राठौड़ की इच्छा के अनुसार रद्द कर दी गई। हालांकि अंजलि को एक महत्वपूर्ण परिणाम मिला। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि राठौड़ और मोहनलाल डीजल शब्द पर विक्षिप्त रूप से प्रतिक्रिया करते थे। और एक और बात, उसने सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा की आंखों में संदेह और गुस्से की एक अभूतपूर्व चमक देखी, जो गलियारे से हंगामे को देख रहा था। एक बहुत छोटी लेकिन निश्चित दरार उस भ्रष्ट साम्राज्य में दिखाई देने लगी थी। रद्द किए गए अभ्यास का प्रभाव
उम्मीद से अधिक था। एक अदृश्य ठंडा और तनावपूर्ण माहौल पूरी यूनिट पर छा गया। सैनिकों ने ऑप्स ऑफिसर को दोषपूर्ण नजरों से देखा, क्योंकि उसने लगभग उनका सप्ताहांत छीन लिया था, जबकि अधिकारी कमांडर के गुस्से की आशंका में अपनी सांसें रोके हुए थे, जो किसी भी समय फट सकता था। उस दिन से कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ और भी खूंखार हो गए। छोटी छोटी गलतियों पर चीख पुकार मच जाती और उनकी डांट की आवाज गलियारे से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल रोक देती। वह इस तथ्य से नशे में थे कि उन्होंने अंजलि को जीत लिया था, जिसने उनके साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की थी, लेकिन साथ ही वह एक अस्पष्ट चिंता से घिरे हुए थे कि शायद उनकी कमजोरी उजागर हो गई हो। अंजलि ने इस सारे माहौल को चुपचाप सहा। जब भी वह कमांडर राठौड़ से मिलती, वह जानबूझकर एक अपराधी की तरह अपना सिर झुका लेती और रिपोर्ट करते समय बहुत सतर्क रवैया दिखाती, ताकि उन्हें नाराज न करे। उनके इस रवैये ने धीरे धीरे कमांडर राठौड़ के संदेह को कम कर दिया। उन्हें विश्वास होने लगा कि अंजलि ने उनकी परम शक्ति के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे। लेकिन जब अंधेरा छा जाता तो अंजलि एक निरीक्षक की नजरों से लौट आती और एक व्यक्ति लगातार उनके रडार पर पकड़ा जाता रहा, सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा। उस दिन से अर्जुन और भी शांत हो गए थे। उनकी आंखें, जो हमेशा जोश और उत्साह से भरी रहती थीं, अब गहरे चिंतन और संदेह से भरी थीं। उन्होंने अन्याय देखा था, लेकिन एक बड़े अपराध के खिलाफ कुछ भी करने में अपनी लाचारी से तड़प रहे थे। अंजलि ने फैसला किया कि समय आ गया है। उस रात वह अकेले खाली ऑप्स सेक्शन कार्यालय में अर्जुन के पास गईं। सबके घर जाने के बाद अर्जुन अपनी मेज पर बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें हवा में खाली थीं। उन्होंने कुछ देर तक अंजलि के आने का भी एहसास नहीं किया। अर्जुन, धीमी पुकार ने अर्जुन को चौंका दिया और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। मैम, आप अभी तक घर नहीं गईं। लगता है तुम्हारे पास भी अभी काम है। अर्जुन। अंजलि उनकी मेज पर गईं और शांति से सामने की कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। एक पल के लिए कार्यालय में केवल इस्पात जैसी ठंडी चुप्पी छाई रही। सबसे पहले अंजलि ने बोलना शुरू किया। क्या तुम बहुत परेशान हो? यह एक सवाल था, लेकिन उसका लहजा ऐसा था जैसे वह सब कुछ जानती हो। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। उनके कंधे थोड़े कांप रहे थे। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें क्या इतना परेशान कर रहा है अर्जुन? मैंने जिस नौसेना के बारे में सीखा था वह ऐसी नहीं थी। एक निष्पक्ष, सम्मानजनक और अजेय बल जो कभी किसी अन्याय से समझौता नहीं करता। मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मैं वैसा ही नौसैनिक बनना चाहता था, लेकिन मैं अब जो देख रहा हूं। अर्जुन अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। निराशा, क्रोध और लाचारी उनकी आंखों में मिली जुली थी। अंजलि ने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर क्या हम वैसी नौसेना नहीं बना सकते जैसी तुमने सीखी थी? मैं कुछ नहीं कर सकता मैम। मैं सिर्फ एक सब लेफ्टिनेंट हूं। क्या पद न्याय को लागू करने की योग्यता निर्धारित करता है? जो महत्वपूर्ण है वह है विश्वास और साहस। अर्जुन, मैंने तुम्हारी आंखों में एक आग देखी है जो अभी बुझी नहीं है। क्या तुम उस आग को राख बनने दोगे? अंजलि की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इस्पात जैसी ताकत थी। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और उन्हें देखा। उनके फौजी कट बाल, उनकी समझौताहीन दृढ़ आंखें और उनका वह व्यक्तित्व जो परेड ग्राउंड में अपमानित होने पर भी कभी नहीं टूटा था, यह सब उनके दिमाग में कौंध गया। वह एक शिकार नहीं थी, वह एक अकेली योद्धा थी जो एक विशाल दीवार के खिलाफ अकेली लड़ रही थी। अर्जुन के दिल में कुछ गर्म सा उछला। मुझे क्या करना चाहिए मैम? अंत में निकले उस जवाब पर अंजलि के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ सुनिश्चित करना है। अंजलि ने अपनी मेज की दराज से एक कागज निकाला। यह पिछले 1 साल में सागर प्रहरी यूनिट द्वारा किए गए सभी फील्ड युद्धाभ्यास अभ्यासों की सूची थी। क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी अभ्यास रिकॉर्ड सही हैं? अर्जुन ने सूची को देखा। कुछ तारीखों पर उनकी भौहें तन गईं। अजीब है मैम, जहां तक मुझे याद है इस तारीख को तूफान के कारण सभी अभ्यास रद्द कर दिए गए थे, लेकिन यहां लिखा है कि टैंक युद्धाभ्यास सामान्य रूप से किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे और भी कई काल्पनिक अभ्यास होने चाहिए, अभ्यास जो केवल कागज पर मौजूद थे लेकिन वास्तव में कभी नहीं किए गए थे। हमें यह पता लगाना होगा कि उन अभ्यासों के लिए आवंटित डीजल कहां गया। लेकिन हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं मैम? दस्तावेजों में निश्चित रूप से पूरी तरह से हेरफेर किया गया होगा।
दस्तावेज झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अन्य चीजें सच बताएंगी। उदाहरण के लिए गार्ड पोस्ट के प्रवेश निकास रिकॉर्ड। अंजलि की आंखें चमक उठीं। अगर कोई बड़ा अभ्यास होता है तो दर्जनों टैंक और बख्तरबंद वाहनों को गार्ड पोस्ट से गुजरना होगा। वह रिकॉर्ड ऑप्स या लॉजिस्टिक्स सेक्शन द्वारा नहीं, बल्कि नौसेना पुलिस द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह ऐसा डेटा है जिसे वे आसानी से छू नहीं सकते। अर्जुन का काम उन काल्पनिक अभ्यास की तारीखों पर गार्ड पोस्ट के वाहन प्रवेश निकास रिकॉर्ड प्राप्त करना था। क्या तुम यह कर सकते हो? यह स्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लंघन था और एक खतरनाक काम था जो पकड़े जाने पर उनके सैन्य करियर को समाप्त कर सकता था। एक पल का संदेह अर्जुन के चेहरे पर कौंध गया, लेकिन फिर उन्होंने अपने होंठ काटे और दृढ़ता से जवाब दिया, मैं यह करूंगा। उस रात अर्जुन वर्मा सो नहीं सके। उन्होंने अकादमी में अपने बैचमेट को फोन किया जो नौसेना पुलिस इकाई में तैनात था। यह तर्कसंगत बहाना दिया कि उन्हें एक संचालन योजना तैयार करने के संदर्भ के लिए डेटा की आवश्यकता है और ईमेल के माध्यम से पिछले 1 साल के गार्ड पोस्ट प्रवेश निकास रिकॉर्ड प्राप्त करने में सफल रहे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह रुके नहीं। अगली सुबह भोर होने से पहले अंजलि और अर्जुन अंधेरे ऑप्स सेक्शन कार्यालय में आमने सामने बैठे थे। एक मॉनिटर पर काल्पनिक अभ्यास के रूप में संदिग्ध तारीखें प्रदर्शित थीं, जबकि दूसरे मॉनिटर पर उन दिनों के गार्ड पोस्ट प्रवेश निकास रिकॉर्ड प्रदर्शित थे। उन्होंने अपनी सांसें रोकीं और डेटा का मिलान करना शुरू कर दिया। परिणाम चौंकाने वाले थे। उस समय जब दस्तावेजों के अनुसार दर्जनों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को मुंबई शहर को पार करके अभ्यास क्षेत्र की ओर जाना चाहिए था, गार्ड पोस्ट रिकॉर्ड में केवल एक कमांडर का वाहन आते जाते दिखाया गया था। और यह केवल 1 या 2 बार नहीं हुआ था। पिछले 1 साल में 30 से अधिक काल्पनिक अभ्यास हुए थे। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया जब उन्होंने उन अभ्यासों के लिए आवंटित डीजल की अनुमानित मात्रा की गणना की। असंभव, इतनी मात्रा के साथ। हाँ, यह दर्जनों टैंकर ट्रकों के बराबर है। और वह सारा डीजल बिना किसी निशान के गायब हो गया। अंजलि की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। ठीक उसी समय कार्यालय का दरवाजा बिना आवाज किए खुला और एक छाया अंदर आई। जब उन्होंने चौंक कर देखा तो यूनिट के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहनलाल एक भूत की तरह वहां खड़े थे। उनके चालाक चेहरे पर सामान्य से अलग एक ठंडी मुस्कान थी। वाह, आप लोग सुबह सुबह ही अकादमिक चर्चा कर रहे हैं। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? मोहनलाल की निगाहें सीधे दोनों मॉनिटरों पर पड़ीं। अर्जुन वर्मा का दिल जैसे फर्श पर आ गिरा। उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हालांकि अंजलि शांत रहीं। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठीं, मोहनलाल का सामना किया और कहा, मास्टर चीफ, आप बहुत सही समय पर आए हैं। पिछले अभ्यास डेटा का विश्लेषण करते समय हमें दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति के बीच कई विसंगतियां मिलीं, इसीलिए हम उनकी जांच कर रहे थे। क्या आपको इन तारीखों के बारे में कुछ याद है? उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि सीधे उनसे एक सवाल पूछ दिया। मोहनलाल की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अंजलि, अर्जुन और मॉनिटर स्क्रीन को बारी बारी से देखा, फिर अपनी चालाक मुस्कान के साथ वापस आए। अरे मेजर मैम, आप ऐसी चीजों को उठाने की जहमत क्यों उठा रही हैं? यह तो बस एक छोटा सा अंतर है जो इसलिए हुआ क्योंकि हम यूनिट को कुशलता से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बहुत सख्त होंगे तो अधीनस्थ परेशान होंगे। यह एक स्पष्ट चेतावनी और धमकी थी, और गहराई में मत खोदो। मोहनलाल के जाने के बाद अर्जुन अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। उनके पैर कमजोर हो गए थे। मैम, अब क्या? लगता है हम पकड़े गए। नहीं, यह और भी बेहतर है। अंजलि की आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। अब वे सतर्क रहेंगे और हम पर नजर रखेंगे, लेकिन साथ ही वे अपने अपराधों को छिपाने के लिए और भी व्यस्त हो जाएंगे। और जितनी अधिक हलचल होगी, उतने ही अधिक निशान पीछे छूटेंगे। अर्जुन, असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहनलाल द्वारा पकड़े जाने के बाद एक अदृश्य दबाव अंजलि और अर्जुन का गला घोंटने लगा। यूनिट के मास्टर चीफ ने खुलेआम ऑप्स सेक्शन की निगरानी करनी शुरू कर दी। वह अक्सर कार्यालय में आते जाते उन दोनों की हर हरकत पर नजर रखते और अन्य अधिकारियों को उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए कहते। अंजलि के प्रति कमांडर विक्रम राठौड़ का रवैया भी सूक्ष्म रूप से बदल गया। सतह पर वह अभी भी उन्हें अन्न देखा करते थे, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक तेज सतर्कता छिपी थी।
उन्हें एहसास हो गया था कि अंजलि कुछ जांच कर रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक निरीक्षक थीं। उन्होंने उन्हें केवल एक अहंकारी महिला अधिकारी माना और उन्हें फंसाने के लिए एक खामी की तलाश में थे। अंजलि ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर दिखाया कि वह केवल प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त थीं ताकि वे लापरवाह हो जाएं। उन्होंने अर्जुन को भी कोई भी संदिग्ध कार्रवाई न करने और सामान्य रूप से काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। जबकि दुश्मन उन पर नजर रख रहा था, उन्हें सतह के नीचे और भी गहराई में और अधिक गुप्त रूप से काम करना था। एक सवाल उनके दिमाग में लगातार घूम रहा था, गायब डीजल कहां गया? बेस के अंदर से गायब हुई इतनी बड़ी मात्रा में डीजल को निश्चित रूप से बाहर तस्करी कर लाया गया होगा और इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से बाहर से कोई साथी शामिल होगा। काल्पनिक अभ्यास की तारीखों का फिर से विश्लेषण करते समय अंजलि ने एक समानता पाई। उनमें से अधिकांश शुक्रवार की रात या छुट्टियों से ठीक पहले हुई थीं, जब पूरे बेस में सतर्कता थोड़ी ढीली हो जाती थी। यह कोई संयोग नहीं था। डीजल की तस्करी के लिए एक नियमित कार्यक्रम था और मार्ग संभवतः मुख्य द्वार नहीं था। सागर प्रहरी यूनिट का बेस मुंबई के समुद्र तट के साथ फैला हुआ था। मुख्य द्वार के अलावा रसद या आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाए गए कई पिछले द्वार और प्रवेश द्वार थे। उनमें से लॉजिस्टिक्स गेट 3 बेस के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में तटीय चट्टानों के पास स्थित था, जहां बहुत कम लोग जाते थे। यह आमतौर पर मजबूती से बंद रहता था और इतना कम इस्तेमाल होता था कि सैनिकों के बीच इसे भूतिया गेट कहा जाता था। अंजलि की अंतरात्मा ने उस जगह की ओर इशारा किया। समस्या यह थी कि इसकी जांच कैसे की जाए। मोहनलाल की कड़ी निगरानी में बेस के बाहरी इलाके में टोही करना आत्महत्या के समान था। उन्हें एक आदर्श बहाने की जरूरत थी। कुछ दिनों तक सोचने के बाद उनकी नजर पुराने बेस संचार केबल नेटवर्क के नक्शे पर पड़ी। लॉजिस्टिक्स गेट 3 के पास से गुजरने वाला एक संचार केबल नक्शे पर धुंधला रूप से चिह्नित था। कुछ दिनों बाद पूरे बेस में संचार में गड़बड़ी हुई। ऑप्स सेक्शन द्वारा उपयोग किए जाने वाले आंतरिक संचार नेटवर्क का एक हिस्सा अचानक बंद हो गया। कारण की तलाश कर रहे संचार प्लाटून के कमांडर ने रिपोर्ट किया कि ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक्स गेट 3 के पास पुराने केबल में कोई समस्या है। विक्रम राठौड़ यह सुनकर कि ऑप्स सेक्शन का काम बाधित हो गया है, बहुत गुस्से में थे और उन्होंने इसे तुरंत ठीक करने के लिए डांटा। अगर यह आज ठीक नहीं हुआ तो मैं पूरे संचार प्लाटून को परेड ग्राउंड के चारों ओर दौड़ने के लिए कहूंगा। यह सब अंजलि की योजना थी। एक संचार अधिकारी के रूप में अपने अनुभव के साथ उन्होंने ऑप्स सेक्शन में जाने वाली एक विशेष लाइन में गड़बड़ी पैदा की थी बिना किसी को पता चले, और मरम्मत कार्य की निगरानी करने के बहाने उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्थान पर जाने का अवसर पैदा किया। कमांडर, चूंकि यह ऑप्स सेक्शन का संचार नेटवर्क है, इसलिए मैं सीधे स्थान पर जाकर मरम्मत कार्य की निगरानी करूंगी। विक्रम राठौड़ ने एक नाखुश अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन चूंकि इनकार करने का कोई कारण नहीं था, उन्होंने बस सिर हिला दिया। अंजलि ने कुछ संचार प्लाटून के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए समस्याग्रस्त स्थान की ओर प्रस्थान किया। लॉजिस्टिक्स गेट 3 उनकी कल्पना से भी अधिक दूरस्थ और उदास निकला। समुद्री हवा से जंग लगे लोहे के गेट ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी समय ढह जाएंगे, और इसके चारों ओर केवल जंगली घास उगी हुई थी, जैसे कि इसे लंबे समय से किसी ने छुआ नहीं था। यहां से वहां टेलीफोन पोल तक केबल की स्थिति की जांच करो। ध्यान से देखो कि कहीं कोई हिस्सा टूटा तो नहीं है। सैनिकों को निर्देश देने के बाद अंजलि ने स्वाभाविक रूप से आसपास की स्थलाकृति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जिसने उनका ध्यान खींचा वह गेट की ओर जाने वाली एक संकरी कच्ची सड़क थी, लेकिन कुछ अजीब था। एक ऐसी सड़क के लिए जो लगभग कभी इस्तेमाल नहीं होती थी। मिट्टी पर स्पष्ट टायर के निशान थे, और वे सामान्य वाहन के टायर के निशान नहीं थे, बल्कि चौड़े और गहरे टायर के निशान थे जो केवल बड़े ट्रकों पर पाए जा सकते थे। उन्होंने सैनिकों की नजरों से बचते हुए और सावधानी से टायर के निशानों का पालन किया। निशान ठीक गेट के सामने टूट गए और उस जमीन के आसपास तेल की एक हल्की लेकिन तीखी गंध आ रही थी। स्पष्ट रूप से किसी ने यहां तेल गिराया था। तभी, मैम, आप यहां क्या कर रही हैं? उनकी पीठ के पीछे से आई आवाज ने अंजलि का दिल लगभग रोक दिया। जब वह मुड़ी तो न जाने कब से मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर मोहनलाल अपनी छाती पर हाथ बांधे वहां खड़े थे।
उन्हें घूर रहे थे। ओहो मास्टर चीफ, मैं संचार केबल की स्थिति की जांच कर रही हूं। यहां की लाइन बहुत पुरानी है, अंजलि ने लापरवाही से जवाब दिया, जबकि अपने पैर से टायर के निशान को थोड़ा ढकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोहनलाल की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सकता था। उनकी निगाहें लगातार अंजलि के पैरों के नीचे के क्षेत्र और आसपास की जमीन पर घूम रही थीं। वाह, हमारे संचार सैनिक निश्चित रूप से बहुत मदद महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ऑप्स ऑफिसर खुद केबल ठीक करने आई हैं। वैसे आपको यह जगह कैसे पता चली? मैंने इसे संचार नेटवर्क के नक्शे पर देखा था। समस्या का बिंदु यहां कहीं दिखाया गया था। ओह अच्छा, बेशक, हमारी मेजर मैम तो सब कुछ जानती हैं। यह एक व्यंग्य से भरा वाक्य था। उनके बीच एक शीत युद्ध हुआ। मोहनलाल ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने लंबे समय तक अंजलि के चेहरे को देखा, फिर खांस कर मुड़ गए। बस मरम्मत जल्दी खत्म करो, कमांडर इंतजार कर रहे हैं। मोहनलाल के जाने के बाद भी अंजलि कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। उनकी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। हालांकि उन्हें एक जबरदस्त परिणाम मिला था। उन्होंने अपराध के स्थान की पहचान कर ली थी और मोहनलाल की अत्यधिक प्रतिक्रिया के माध्यम से उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका संदेह सही था। तो उन्होंने अपराध के स्थान की पाँच उन्हें एक जबरदस्त परिणाम मिला था। उस रात अपने कमरे में अंजलि ने एक बार फिर गुप्त संचार के माध्यम से निरीक्षणालय के प्रमुख से संपर्क किया। एडमिरल, मैंने तस्करी का मार्ग खोज लिया है, लॉजिस्टिक्स गेट 3, और मैंने बाहर के साथी के बारे में एक सुराग हासिल कर लिया है। उन्होंने दिन में देखे गए टायर के निशान की चौड़ाई और पैटर्न को ठीक ठीक याद किया, उसे चित्रित किया और भेज दिया। यह बहुत संभावना है कि यह एक निश्चित कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टैंकर ट्रक का टायर है। ठीक है, मैं तुरंत मुंबई क्षेत्र की सभी ईंधन परिवहन कंपनियों की जांच शुरू करूंगा, विशेष रूप से उन लोगों की जिनके सागर प्रहरी यूनिट के साथ लेन देन का रिकॉर्ड है या वहां के अधिकारियों के साथ संबंध है। मैं इसकी पूरी तरह से जांच करूंगा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, एडमिरल। और ऐसा लगता है कि दुश्मन को मेरी हरकतों का पता चल गया है। अब से यह और भी खतरनाक हो जाएगा। मैं जानता हूं, लेकिन हम लगभग वहां हैं। बस थोड़ा और रुको। इस बार हमें अरब सागर के काले दैत्य को पकड़ना ही होगा। अरब सागर का काला दैत्य निरीक्षणालय द्वारा कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ को दिया गया कोड नाम। इसका मतलब था मासतीहाला को, मासतीहाला को, मासतीहाला को। एक बड़ा अपराध जो एक समुद्री शिकारी की तरह पूरे नौसेना कोर को नुकसान पहुंचा रहा था। संचार बंद करने के बाद अंजलि ने खिड़की के बाहर मुंबई के गहरे काले रात के समुद्र को देखा। उस विशाल दैत्य को पकड़ने के लिए वह खुद को तूफान में फेंकने के लिए तैयार थीं। मुख्यालय द्वारा बाहरी जांच शुरू होने के साथ विक्रम राठौड़ और मोहनलाल और भी बेचैन हो गए। यह अफवाह कि मुंबई क्षेत्र की ईंधन कंपनियों पर कर जांच तेज कर दी गई है और यहां तक कि नौसेना पुलिस भी जांच में मदद कर रही है, ने उनकी चिंता को चरम पर पहुंचा दिया। उन्हें यकीन था कि इन सब के पीछे अंजलि का हाथ है, लेकिन उनके पास बिना किसी सबूत के केवल संदेह था। वे अंजलि को फंसाने के लिए कोई ठोस सबूत खोजने या उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजने के लिए घबरा गए। अंजलि ने इस मौके को नहीं गंवाया। जब दुश्मन बाहर से आने वाले खतरे से निपटने में व्यस्त था, तब अंदर से उनके दिल पर वार करने का यह एक सुनहरा मौका था। उनका लक्ष्य केवल एक था, वह लॉगबुक जिसमें विक्रम राठौड़ और उसके साथियों ने अपने अपराधों का विवरण दर्ज किया था। डिजिटल डेटा को हटाया और हेरफेर किया जा सकता था, लेकिन अगर उन्होंने लंबे समय तक जटिल लेन देन किए थे तो उन्हें यकीन था कि उन्होंने निश्चित रूप से एक एनालॉग तरीके से रिकॉर्ड रखा होगा जिसे केवल वे ही जानते थे। समस्या यह थी कि वह लॉगबुक कहां थी। कमांडर का कार्यालय, मास्टर चीफ का कार्यालय, लॉजिस्टिक्स कार्यालय, ये सभी संभावित स्थानों की सूची में थे, लेकिन साथ ही ये सबसे कड़ी सुरक्षा वाले स्थान भी थे। उन्हें उनका ध्यान पूरी तरह से कहीं और भटकाने के लिए एक चारे की जरूरत थी। अंजलि ने सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा को फिर से बुलाया। पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ संकल्प वाली नजरों से अंजलि ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक काम देना है। सर, बस आदेश दें। मैम, जब मैं इशारा करूं
तो क्या तुम लॉजिस्टिक्स कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम में एक अस्थायी गड़बड़ी पैदा कर सकते हो? उदाहरण के लिए, सभी कंप्यूटर अचानक पुनरारंभ हो जाएं या नेटवर्क एक पल के लिए बंद हो जाए। बस इतना ही कि लॉजिस्टिक्स ऑफिसर और मास्टर चीफ मोहनलाल वहां दौड़ पड़े। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाए। यह स्पष्ट रूप से सैन्य सुरक्षा का उल्लंघन था और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई थी, लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाया। मैं संचार अधिकारी के साथ अच्छा दोस्त हूं, मैम। मुझे लगता है कि एक अस्थायी ओवरलोड पैदा करना संभव हो सकता है। बहुत अच्छे। जब मैं कार्यालय से निकलकर लॉजिस्टिक्स कार्यालय की ओर जाऊं, तो इसे एक इशारा समझना और तुरंत इसे अंजाम देना। समय 10 मिनट है। हमें उस समय में सब कुछ खत्म करना होगा। अगली दोपहर अंजलि एक ऑपरेशन योजना की रिपोर्ट करने के बहाने कमांडर के कार्यालय की ओर गईं। जब वह लॉजिस्टिक्स कार्यालय के सामने गलियारे से गुजरी तो अंदर से घबराहट भरी चीखें सुनाई दी। ये क्या है? सभी कंप्यूटर बंद हो गए। सर्वर डाउन हो गया लगता है। कुछ ही देर बाद मास्टर चीफ मोहनलाल अपने कार्यालय से तेजी से लॉजिस्टिक्स कार्यालय की ओर भागे। अर्जुन ने अपनी योजना शुरू कर दी थी। अंजलि ऐसे चलीं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता हो और कमांडर के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन उनका असली लक्ष्य कमांडर का कार्यालय नहीं था। उनका उद्देश्य मोहनलाल के खाली कार्यालय में प्रवेश करना था, जबकि विक्रम राठौड़ का ध्यान उन पर केंद्रित था। रिपोर्ट प्राप्त करने के दौरान विक्रम राठौड़ बेचैन लग रहे थे। उनका दिमाग पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स कार्यालय पर केंद्रित था। अंजलि ने जानबूझकर समय खींचने के लिए छोटी छोटी बातों को विस्तार से समझाया। 5 मिनट के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण वाक्य बोला, वैसे कमांडर, हाल ही में लॉजिस्टिक्स की ईंधन स्टॉक रिपोर्ट में कुछ अजीब लग रहा है। क्या मैं इसे एक पल के लिए जांच सकती हूं? क्या अजीब है? विक्रम राठौड़ का चेहरा कठोर हो गया। उसी समय उनकी कमजोरी उजागर हो गई। अंजलि ने उस मौके को नहीं छोड़ा और कहा, विवरण मुझे मास्टर चीफ द्वारा अलग से प्रबंधित डेटा में देखना होगा। क्या मैं उनके कार्यालय में जा सकती हूं? मत जाओ, विक्रम राठौड़ ने अनजाने में चिल्लाया। उस प्रतिक्रिया ने सब कुछ सुनिश्चित कर दिया। गुप्त लॉगबुक मोहनलाल के कार्यालय में थी। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। मेजर, तुम अब जा सकती हो। विक्रम राठौड़ ने अंजलि को बाहर भेज दिया और तुरंत किसी को फोन किया। कमांडर के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद अंजलि की नजर गलियारे में इंतजार कर रहे अर्जुन से मिली। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। योजना बदल गई थी। लक्ष्य मोहनलाल का कार्यालय था। अर्जुन ने तुरंत संचार अधिकारी से संपर्क करके लॉजिस्टिक्स कार्यालय में सिस्टम को बहाल करने के लिए कहा। जैसे ही अचानक हुआ हंगामा खत्म हुआ, मोहनलाल और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ने राहत की सांस ली। उनका तनाव कम हो गया। उस पल का फायदा उठाते हुए अंजलि एक छाया की तरह मोहनलाल के कार्यालय में घुस गईं। कार्यालय का इंटीरियर सामान्य लग रहा था। एक साफ सुथरी मेज, दीवारों पर विभिन्न पुरस्कार और यादगार तस्वीरें। लेकिन अंजलि की आंखें अलग थीं। उन्होंने अपनी जानवर जैसी प्रवृत्ति से कमरे को स्कैन किया। उनकी नजर एक पुरानी स्टील की फाइलिंग कैबिनेट के नीचे फर्श के कोने पर रुक गई। अन्य हिस्सों के विपरीत वहां की टाइल का हिस्सा थोड़ा अधिक घिसा हुआ था और उसमें छोटी छोटी खरोंचें थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस टाइल को उखाड़ा। उसके नीचे सीमेंट का फर्श नहीं, बल्कि एक छोटा लकड़ी का ढक्कन था। जब उन्होंने ढक्कन खोला तो एक धूल भरे स्थान से एक पुराने ताले से बंद एक छोटा स्टील का बक्सा निकला। पांडोरा का बक्स। अंजलि ने अपनी जेब से एक पतला और लंबा तार निकाला, उसे ताले के छेद में डाला और सावधानी से घुमाया। कुछ प्रयासों के बाद एक छोटी सी क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर कुछ पुरानी लॉगबुक बड़े करीने से रखी हुई थी। लॉगबुक खोलते ही अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां विक्रम राठौड़ और मोहनलाल द्वारा वर्षों से गबन किए गए डीजल की मात्रा, लेन देन करने वाली कंपनियों के नाम, बदले में दी गई राशि और यहां तक कि रिश्वत लेने वाले वरिष्ठों के आद्याक्षर भी तारीख के अनुसार बड़े करीने से दर्ज थे। यह कल्पना से परे एक विशाल भ्रष्टाचार का मूर्त रूप था। अंजलि ने तुरंत एक मिनी डिजिटल कैमरा निकाला और तेजी से लॉगबुक के सभी पन्नों की तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। हर पन्ना पलटने पर भारतीय नौसेना के सम्मान को धूमिल करने वालों के सड़े हुए चेहरे सामने आ रहे थे। जब वह आखिरी पन्ने की तस्वीर खींच रही थीं, तुम वहां क्या कर रही हो? एक बर्फीली ठंडी आवाज उनकी पीठ के पीछे से आई। अंजलि का पूरा शरीर जम गया।
जब उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया तो कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ दरवाजे पर हाथ बांधे खड़े उन्हें देख रहे थे। लॉजिस्टिक्स कार्यालय का हंगामा उन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक चारा था और उन्हें यह समझने में देर हो गई कि असली लक्ष्य मोहनलाल का कार्यालय था। उनकी आंखों में अब अहंकार या गुस्सा नहीं था, केवल एक आदमी की खोखली और भयानक सनक थी जो सब कुछ खोने वाला था। तो तुम मुख्यालय से भेजी गई चूहा हो जो शुरू से ही सब कुछ जानती थी। विक्रम राठौड़ धीरे धीरे अंजलि के पास आए। उनके हाथ में एक भारी पाना रेंच था। तुमने मेरे साम्राज्य को ढाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम इसका परिणाम भुगतोगी। वैसे भी अगर इस समुद्र में एक लाश बिना किसी को पता चले बढ़ जाए तो दुनिया नहीं बदलेगी। यह अब एक अधिकारी के खिलाफ एक अधिकारी की लड़ाई नहीं थी। संकरे कार्यालय के अंदर एक प्रतिशोध से भरे शिकारी और सब कुछ दांव पर लगाने वाले शिकारी के बीच अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। मास्टर चीफ मोहनलाल के कार्यालय में समय जैसे रुक गया था। भारी पाना पकड़े विक्रम राठौड़ की परछाई अंजलि को निगल जाने की धमकी दे रही थी। उसकी आंखें अब इंसान की नहीं थीं, वे एक जंगली जानवर की आंखें थीं जिसने सब कुछ खो दिया था और केवल विनाश बचा था। अपने सामने के दुश्मन को चीर फाड़ देने की हथियारी प्रवृत्ति से भरी हुई। हवा में लोहे के बुरादे और खून की मिलीजुली गंध आ रही थी। बस एक व्यक्ति का गायब होना। बहुत ही सरल काम है। विक्रम राठौड़ ने अपना पहला कदम उठाते हुए धीरे से गुर्राया। जैसे ही वह आगे बढ़े, अंजलि का शरीर एक मशीन की तरह प्रतिक्रिया कर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने हाथ में पकड़े भारी स्टील के बक्से को पूरी ताकत से राठौड़ के टखने पर फेंक दिया। जब राठौड़ अप्रत्याशित हमले से लड़खड़ाए, अंजलि मेज पर कूदी और दूसरी तरफ चली गईं। कार्यालय तुरंत दो शिकारियों के बीच एक संकीर्ण युद्ध के मैदान में बदल गया। तुम राठौड़, जिनके टखने पर जोरदार चोट लगी थी, दर्द से कराह उठे और गुस्से में अपना पाना घुमाया। एक भयानक सनसनाती आवाज ने हवा को चीर दिया। पाना उस मेज के कोने से टकराया जहां अंजलि अभी अभी खड़ी थीं और मजबूत लकड़ी की मेज टुकड़ों में बिखर गई। अगर वह नहीं हटी होती तो उनकी खोपड़ी निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाती। अंजलि की सांसें फूल गईं। उनका प्रतिद्वंद्वी अपना होश खो चुका था। उससे ताकत से लड़ना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। उसे जीवित रहना था और उसे यह सबूत बाहर ले जाना था। उसकी आंखों ने तेजी से कार्यालय के इंटीरियर को स्कैन किया। एकमात्र निकास दरवाजा राठौड़ द्वारा अवरुद्ध था, इसलिए उसे दूसरा रास्ता बनाना था। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। कहां भागोगी तुम? राठौड़ ने फिर से अपना पाना उठाया और हमला कर दिया। अंजलि उसके हमले से बचने के लिए झुकी, बगल की कुर्सी उठाई और उसे राठौड़ के पैरों की ओर फेंक दिया। जब राठौड़ का शरीर कुर्सी से बाधित होकर डगमगाया, अंजलि ने एक निर्णय लिया। उन्होंने जल्दी से उस मेज का एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया जिसे राठौड़ ने अभी अभी तोड़ा था। मर जाओ। राठौड़ का तीसरा हमला। इस बार बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। अंजलि ने इसका सीधे सामना करने का फैसला किया। जैसे ही पाना उनके सिर की ओर आया, उन्होंने अपना शरीर घुमाया और राठौड़ की बाहों में झपट पड़ी। उसी समय उन्होंने अपने हाथ में पकड़े नुकीले लकड़ी के टुकड़े को राठौड़ की कमर में गहराई से घोंप दिया। आह! एक चीख के साथ पाना राठौड़ के हाथ से गिर गया। अंजलि ने उस मौके को नहीं छोड़ा। उसकी बांह को घुमाया और खुद को छुड़ाया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह कार्यालय के पार दौड़ी और अपना पूरा शरीर खिड़की पर फेंक दिया। क्रैश! एक जोरदार टूटने की आवाज के साथ खिड़की का कांच टुकड़ों में बिखर गया और अंजलि का शरीर दूसरी मंजिल के कार्यालय से नीचे गिर गया। उसने झटके को सहने के लिए प्रशिक्षित तरीके से लुढ़की, लेकिन उसके टखने में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसका पैर मुड़ गया था। उसे पकड़ो! कार्यालय के अंदर से राठौड़ की गुस्सैल चीख एक संकेत बन गई। गलियारे से कई कदमों की आवाजें आईं। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी की घबराहट भरी चीखें। सब कुछ एक पल में अराजकता में बदल गया। अंजलि दर्द महसूस करने का समय न पाकर लंगड़ाते हुए उठी। उनके हाथ में सबूतों से भरा डिजिटल कैमरा खून की तरह गर्म महसूस हो रहा था। वह सहज रूप से एक अंधेरी और बिना रोशनी वाली जगह की ओर भागने लगी। मुख्यालय भवन का पिछला क्षेत्र, जहां पुराने गोदाम और बॉयलर रूम थे। रात का पर्दा उसका सबसे मजबूत सहयोगी था। जब वह एक पुराने गोदाम के पीछे छिपी तो एक कानफाड़ू अलार्म पूरे मुख्यालय भवन में बजने लगा। घुसपैठिया! एक घुसपैठिया है। पूरी टुकड़ी तुरंत इकट्ठा हो। यह राठौड़ द्वारा जारी किया गया आदेश था।
वह अंजलि को एक घुसपैठिया बनाने और पूरी यूनिट को अपनी शिकारी कुत्तों की फौज बनाने का इरादा रखता था। अब इस बेस के अंदर वह एक असुरक्षित अजनबी और हर किसी की दुश्मन थी। इस बीच मुख्यालय भवन के बाहर से यह सब स्थिति देख रहे सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जो लॉजिस्टिक्स कार्यालय में सिस्टम को बहाल करने के बाद परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, खिड़की टूटने की आवाज और उसके बाद अलार्म सुनकर उसका दिल रुक गया। और कुछ ही देर बाद मेजर अंजलि को इमारत से बाहर भागते और सैनिकों को जानलेवा इरादे से उसका पीछा करते देख वह स्थिति समझ गया। योजना विफल हो गई थी। सबसे बुरा परिदृश्य घटित हो गया था। यह कैसे हुआ? मुझे क्या करना चाहिए? उसका दिमाग खाली हो गया। अगर वह छिपा रहता तो शायद वह सुरक्षित रहता, लेकिन अंधेरे में अकेली पीछा की जा रही मेजर अंजलि के बारे में सोचकर उसके दिल में एक गर्म आग जल उठी। उसने उस पर विश्वास किया था और उसे एक खतरनाक काम दिया था। उसने इस सड़ी हुई इकाई को सुधारने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब उसे नजरअंदाज करना न केवल एक सैनिक के सम्मान को त्यागना था, बल्कि एक इंसान के रूप में अपनी अंतरात्मा को बेचना भी था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने फैसला कर लिया, वह भी उस नदी को पार करेगा जिसे वापस नहीं लौटा जा सकता। वह पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसका लक्ष्य मुख्यालय भवन नहीं था, वह विपरीत दिशा में गोला बारूद डिपो था। वह गोला बारूद डिपो की ओर भागा और बिना किसी हिचकिचाहट के पास के फायर अलार्म को अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया। डिंग डिंग डिंग। मुख्यालय भवन में घुसपैठिए के अलार्म से कहीं ज्यादा तत्काल और तीखा आग का आपातकालीन अलार्म मुंबई के रात के आकाश को चीर गया। गोला बारूद डिपो में आग, गोला बारूद डिपो में आग। यह वास्तविक स्थिति है। पूरी टुकड़ी तुरंत गोला बारूद डिपो में इकट्ठा हो। सभी सैनिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता गोला बारूद डिपो की रक्षा करना था। यहां तक कि अंजलि का पीछा कर रही टुकड़ी भी भ्रमित होने लगी। राठौड़ और मोहनलाल की चीखें सुनाई दीं, लेकिन जो अराजकता पहले ही हो चुकी थी उसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। धोखा मत खाओ, उसे पकड़ना प्राथमिकता है। लेकिन सैनिकों का ध्यान पूरी तरह से गोला बारूद डिपो पर केंद्रित हो गया था। सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा द्वारा बनाई गई कुछ मिनटों की अराजकता, यह अंधेरे में छिपी अंजलि के लिए प्रकाश की एक किरण के समान समय था। उसने अपने मुड़े हुए पैर को घसीटा और फिर से आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें बेस की सबसे ऊंची जगह पर टिकी थीं। एक प्रकाश स्तंभ की तरह ऊंचा उठता संचार टॉवर, उसे वहां जाना था। वहां से वह इस नारकीय वास्तविकता को समाप्त करने के लिए एक संकेत भेज सकती थी। पूरा बेस लावा की तरह उबल रहा था। गोला बारूद डिपो में आग के अलार्म ने सभी प्रक्रियाओं और अनुशासन को पंगु बना दिया था। सैनिक आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे और अधिकारी स्थिति को समझने के लिए चिल्ला रहे थे। इस विशाल अराजकता के बवंडर ने विक्रम राठौड़ का नियंत्रण छीन लिया। वह घुसपैठिए को पकड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जबरदस्त शोर में दबकर एक अस्पष्ट कराह बन गई। अंजलि ने इस मौके को नहीं छोड़ा। वह अपने मुड़े हुए पैर के दर्द को भूल गईं और अंधेरे में संचार टॉवर की ओर बढ़ीं। वह अब एक आधिकारिक ऑप्स ऑफिसर नहीं थीं। दुश्मन की रेखाओं के पीछे अलग थलग एक विशेष बल के सदस्य की तरह उन्होंने अपने निशान मिटाने के लिए भूभाग और वस्तुओं का इस्तेमाल किया। प्रशिक्षण के दौरान याद किया गया बेस का नक्शा उनके दिमाग में पूरी तरह से फैला हुआ था। वह वाहन कार्यशाला में एक पुराने तेल के ड्रम के पीछे छिपीं, फिर लॉजिस्टिक्स गोदामों के बीच एक संकीर्ण दरार से फिसल गईं। उनका पूरा शरीर धूल और तेल से सना हुआ था, लेकिन उनकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं। संचार टॉवर बेस के बीच में एक खुले क्षेत्र में था जो सभी दिशाओं से दिखाई देता था। उसके पास जाना ही एक जुआ था। इसके अलावा यह बेस का तंत्रिका केंद्र था, इसीलिए इसकी सुरक्षा निश्चित रूप से सबसे कड़ी होगी। और वास्तव में संचार टॉवर के आसपास नौसेना पुलिस के सदस्य जो गोला बारूद डिपो के हंगामे से अप्रभावित थे, एक कड़ी सतर्कता बनाए हुए थे। सामने से हमला असंभव था, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अंजलि ने टॉवर के नीचे संचार नियंत्रण केंद्र की इमारत को देखा। सभी संचार केबल उस इमारत में एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से इकट्ठे होते थे। फिर उन्होंने अपनी नजर जमीन पर डाली। इमारत के चारों माध्यम के तारा और बिखरे कुछ मैनहोल कवर ने उनका ध्यान खींचा। वह सबसे छिपी हुई जगह पर स्थित मैनहोल के पास गईं।
जैसे ही उन्होंने भारी और चरमराते लोहे के ढक्कन को उठाया, नम और फफूंद लगी भूमिगत हवा बाहर निकली। हिचकिचाने का समय नहीं था, उन्होंने खुद को उस संकरे छेद में फेंक दिया। भूमिगत सुरंग मकड़ी के जाले की तरह जटिल थी। पानी टपकने की आवाज हर जगह गूंज रही थी और केवल धुंधली आपातकालीन रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। अंजलि सावधानी से आगे बढ़ी, दीवार से चिपके केबलों की दिशा का अनुसरण करते हुए। संकरे और अंधेरे स्थान में उनके टखने का दर्द कई गुना अधिक महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ती रहीं। इस बीच सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा को नौसेना पुलिस ने पकड़ लिया था। गोला बारूद डिपो में आग का अलार्म झूठा निकला और यह तथ्य कि अपराधी अर्जुन थे जल्दी ही सामने आ गया। मास्टर चीफ मोहनलाल ने व्यक्तिगत रूप से उसका कॉलर पकड़ा और उसे मुख्यालय भवन में घसीटा। बदमाश, तो तुम उस अंजलि के साथ मिले हुए थे, जल्दी बताओ वह कहां गई? मोहनलाल की मुट्ठी अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। उसके मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन अर्जुन केवल व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। जिस मेजर अंजलि को मैं जानता हूं वह ऐसी नहीं है जिसे तुम जैसे कीड़े अपनी मर्जी से बुला सकें। तुम अभी भी नहीं सुधरे। मोहनलाल ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन उसके बगल में खड़े राठौड़ ने उसे रोक दिया। राठौड़ ने अपने गुस्से को दबाया और पहले से अलग एक ठंडी और गणनात्मक आवाज में पूछा, मेजर अंजलि का गंतव्य कहां है? बताओ। अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करने पर विचार करूंगा। उनका गंतव्य निश्चित रूप से आपके सड़े हुए साम्राज्य को समाप्त करना है। अर्जुन जरा भी नहीं डगमगाए। उसकी आंखों को देखकर राठौड़ ने महसूस किया कि उसे मनाना अब संभव नहीं था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, संचार, बाहरी दुनिया से संपर्क, कहीं ऐसा तो नहीं। एक चमक उसके दिमाग में कौंधी और वह चिल्लाया, संचार टॉवर, पूरी टुकड़ी अभी संचार टॉवर पर जाओ। उस समय अंजलि जो भूमिगत सुरंग से गुजर चुकी थीं, आखिरकार संचार नियंत्रण कक्ष के ठीक नीचे पहुंच गईं। वह एक ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ीं और आखिरी मैनहोल कवर को धक्का दिया। सौभाग्य से यह समत्तर भी उनकी बात को लेकर आखिरी मैनहोल को माखरदाना था। यह नियंत्रण कक्ष के अंदर एक गोदाम से जुड़ा हुआ था। वह चुपचाप अंधेरे में बाहर निकली और उन्नत उपकरणों से भरे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ी। ड्यूटी पर मौजूद एक संचार सैनिक हेडसेट लगाकर मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अंजलि बिना आवाज किए उसकी पीठ के पीछे से आईं, उसकी गर्दन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मारा और उसे एक पल में बेहोश कर दिया। उन्होंने उस सैनिक को एक कोने में लिटाया और जल्दी से मुख्य संचार कंसोल के सामने बैठ गईं। फिर अपनी जेब से उन्होंने सावधानी से निरीक्षणालय द्वारा दिया गया एक विशेष सुरक्षा यूएसबी निकाला। जैसे ही उन्होंने इसे कंसोल में प्लग किया, स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड इंटरफेस दिखाई दिया। उन्होंने अपना डिजिटल कैमरा जोड़ा और अपनी खींची हुई लॉगबुक फाइलों को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर स्थानांतरण की प्रगति को दर्शाने वाली एक नीली पट्टी धीरे धीरे भर रही थी। 10%, 20%, समय अनंतकाल जैसा महसूस हो रहा था। तभी संचार टॉवर के बाहर से दर्जनों सर्चलाइट एक साथ जल उठीं, जिससे इमारत दिन की तरह रोशन हो गई। लाउड स्पीकर के माध्यम से राठौड़ की आवाज नरक से एक पुकार की तरह गूंजी, मेजर अंजलि शर्मा, मैं जानता हूं कि तुम वहां हो। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण नहीं करती हो तो तुम्हें लागू प्रक्रिया के अनुसार गोली मार दी जाएगी। स्थानांतरण की प्रगति अब 60% से अधिक थी। इमारत के बाहर से दर्जनों सैन्य जूतों की आवाज और मजबूत स्टील के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास सुनाई दे रहा था। बूम बूम बूम, धातु का दरवाजा चरमराया। बस थोड़ा और, कृपया। अंजलि ने मॉनिटर को देखते हुए मन ही मन प्रार्थना की। 85%, 95%, क्रैक। अंत में एक गरजती आवाज के साथ टूटा हुआ दरवाजा और मोहनलाल के नेतृत्व में नौसेना पुलिस ने नियंत्रण कक्ष में धावा बोल दिया। मिल गई तुम। जैसे ही मोहनलाल उसकी ओर दौड़ा, मॉनिटर स्क्रीन पर हरे रंग में ट्रांसफर कंप्लीट शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मिशन पूरा हुआ। अंजलि ने अपनी सारी ताकत खत्म होती महसूस की और थोड़ा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर मोहनलाल ने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और भी तेजी से दौड़ा। दर्जनों बंदूकों की नालें उस पर तनी हुई थीं। उस स्टील के टॉवर के ऊपर उसने आखिरकार तूफान के बीच से एक संकेत भेजने में कामयाबी हासिल की थी। कुछ ही देर में एक बड़ी लहर इस सड़े हुए द्वीप को निगल जाएगी।
अंजलि ने विरोध नहीं किया। अपने मिशन को पूरा कर चुके एक शिकारी की आंखों में अब कोई लड़ाई की भावना नहीं थी, बल्कि शांति थी। नौसेना पुलिस ने उसे बेरहमी से बांधा और फर्श पर पड़े डिजिटल कैमरे को उठा लिया। मोहनलाल ने वह कैमरा लिया, उसकी स्क्रीन की जांच की और राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है यह अभी भी यहां है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अंजलि को हल्के से लात मारी और उपहासपूर्वक हंसा। कुछ ही देर बाद राठौड़ एक कठोर चेहरे के साथ नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने अंजलि को ठंडी आंखों से देखा। हालांकि वह एक ऐसे संकट से बच गए थे जिसने लगभग उनका सब कुछ छीन लिया था। उनके चेहरे पर एक विजेता की राहत नहीं थी, बल्कि एक बर्फीली ठंडी तनाव था। उसे ले जाओ, उसे यूनिट के सेल में डाल दो, कड़ी निगरानी रखो, किसी को भी पास मत आने देना। राठौड़ के आदेश पर अंजलि को एक वस्तु की तरह घसीटा गया। जब उसे बाहर घसीटा जा रहा था तो उसकी आंखें राठौड़ की आंखों से मिलीं। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, तुम खत्म हो गए। उस निगाह ने राठौड़ को अनजाने में कंपा दिया। यूनिट के सेल में उसे ठंडे और नम सीमेंट के फर्श पर फेंक दिया गया। अंजलि ने अपने थके हुए शरीर को लिटा दिया। उसके टखने का दर्द और पूरे शरीर पर लगे घाव धड़क रहे थे, लेकिन उसका मन अजीब तरह से शांत था। उसने वह सब कुछ कर दिया था जो वह कर सकती थी। अब बस स्वर्ग की इच्छा का इंतजार करना बाकी था। उसी समय नौसेना निरीक्षणालय के प्रमुख रियर एडमिरल समीर प्रकाश के कार्यालय में माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा था। निरीक्षणालय के सदस्यों के चेहरे, जिन्होंने अभी अभी प्राप्त एनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट किया था, दहशत और गुस्से से भरे हुए थे। एडमिरल, फाइल खुल गई है। रियर एडमिरल प्रकाश ने कांपते हाथों से मॉनिटर प्राप्त किया। स्क्रीन पर राठौड़ की गुप्त लॉगबुक से सैकड़ों फोटो फाइलें दिखाई दी। तारीखों, राशियों और नामों से भरे हुए जितने अधिक पन्ने पलटे गए, उनका चेहरा उतना ही कठोर और पीला होता गया। यह सिर्फ एक इकाई का भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक विशाल कैंसर का मूर्त रूप था जो निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत और शीर्ष कमांड को दी गई रिश्वत के सबूतों के साथ पूरे नौसेना कोर को हिला रहा था। असंभव, राठौड़। इस हद तक उन्होंने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा और आखिरी फाइल एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक संक्षिप्त आवाज संदेश था जिसे अंजलि ने पहले रिकॉर्ड किया था। एडमिरल, जब आप यह संदेश सुन रहे होंगे तो मैंने शायद अपना मिशन पूरा कर लिया होगा या असफल हो गई होंगी। अगर मैं असफल रही तो सब कुछ भूल जाइए और अगले मौके का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर मैं सफल रही तो इस समय मैं निश्चित रूप से दुश्मन के दिल में अलग थलग होंगी। मेरी जान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस सबूत के माध्यम से कृपया भारतीय नौसेना के सड़े हुए हिस्से को साफ करें। यह एक नौसैनिक के रूप में मेरी अंतिम प्रार्थना और आदेश है। अंजलि शर्मा। एक शांत लेकिन इस्पात जैसी दृढ़ संकल्प से भरी आवाज। रियर एडमिरल प्रकाश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उन्होंने तुरंत नौसेना प्रमुख को सीधे फोन लगाया। चीफ, आपातकालीन स्थिति। सागर प्रहरी यूनिट में कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। हमें तुरंत नौसेना पुलिस की एक विशेष टीम भेजनी होगी। मेजर अंजलि शर्मा वहां अकेले लड़ रही हैं। इस बीच वापस मुंबई में आईएनएस अभेद्य पर राठौड़ अपने कार्यालय में चिंता से सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में डिजिटल कैमरा देखकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की अंतिम निगाह उनके दिमाग से नहीं जा रही थी। कुछ अजीब था, वह बहुत आसानी से पकड़ी गई थी। मोहनलाल कार्यालय में दाखिल हुए। कमांडर, उस अर्जुन वर्मा को हमने क्लिनिक में बंद कर दिया है। वह अपना मुंह नहीं खोल रहा है। कोई बात नहीं, सबूत अब हमारे हाथ में है। अंजलि का क्या? वह एक मरे हुए चूहे की तरह चुप है। कमांडर, लगता है उसका हौसला पूरी तरह से टूट गया है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन राठौड़ की चिंता दूर नहीं हुई। उसे एक बुरा पूर्वाभास हो रहा था कि वह कुछ भूल रहा है। उसने मोहनलाल को सतर्क रहने का आदेश दिया। हमारे नेटवर्क में सभी लोगों को सतर्क कर दो और बेस के बाहरी इलाके में सुरक्षा सामान्य से दोगुनी कर दो। अब से मेरी अनुमति के बिना एक चींटी को भी इस बेस में प्रवेश न करने दें। वह अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहा था। अगर मुख्यालय से निरीक्षण दल आता तो वह बाहरी ताकतों द्वारा बेस को उखाड़ फेंकने के प्रयास के बहाने सशस्त्र प्रतिरोध करने के लिए तैयार था। वह अपने साम्राज्य को इतनी आसानी से ढहते हुए स्वीकार नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और पूर्वी आकाश पीला होने लगा।
मुंबई का समुद्र घने कोहरे में लिपटा हुआ था। पूरे बेस में केवल एक भारी और दम घोंटने वाली चुप्पी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। सैनिक पिछली रात के हंगामे के कारण ठीक से सो नहीं पाए थे, लेकिन वे ठीक से नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है और अनिश्चितता में कांप रहे थे। राठौड़ रात भर नहीं सोए, खिड़की के बाहर कोहरे को घूरते रहे। उसका साम्राज्य शांत था, बहुत शांत। ठीक उसी समय वुश 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 घने कोहरे को चीरते हुए कई हेलीकॉप्टरों के रोटरों की आवाज पास आते हुए धरती को हिला गई। वे सामान्य परिवहन हेलीकॉप्टर नहीं थे। एक भारी और मेनेसिंग आवाज, नौसेना पुलिस की विशेष टीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हमलावर हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट। हेलीकॉप्टरों ने निर्धारित हेलीपैड पर लैंड नहीं किया, बल्कि सीधे यूनिट के परेड ग्राउंड के ऊपर आकर रुक गए। उसी समय यूनिट के मुख्य द्वार पर एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ मजबूत बैरियर गेट कागज की तरह टूट गया। मुख्यालय से भेजे गए बख्तरबंद वाहन बिना रुके अंदर घुस आए। हेलीकॉप्टरों से काले लड़ाकू वर्दी पहने हुए सैनिक रस्सियों का उपयोग करके तेजी से परेड ग्राउंड पर उतरे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने मुख्यालय भवन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ का चेहरा, जो अपने कार्यालय की खिड़की से यह सब दृश्य देख रहे थे, पीला पड़ गया था। उनकी चिंता वास्तविकता बन गई थी और उनका गला घोंट रही थी। उनका स्टील के किले जैसा साम्राज्य भोर के कोहरे के साथ व्यर्थ में ढह रहा था। मुंबई की भोर को चीरती हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सागर प्रहरी यूनिट के लिए मौत की घंटी थी। नौसेना पुलिस की विशेष टीम की काली वर्दी घने कोहरे को भेदते हुए मौत के दूतों की छाया की तरह थी। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या भ्रम नहीं था, जैसे कि उन्होंने सैकड़ों बार अभ्यास किया हो। परेड ग्राउंड पर उतरते ही वे सुचारू रूप से और सटीकता के साथ मुख्यालय भवन की ओर बढ़े। कमांडर विक्रम सिंह राठौड़ के कार्यालय में उनके कान, जो अभी भी बाहर के दृश्य को खालीपन से देख रहे थे, ने एक संक्षिप्त चीख और गलियारे से पास आती भारी जूतों की गड़गड़ाहट की आवाज पकड़ी। यह उनके अंतिम वफादार अधीनस्थों की आवाज थी, जिन्हें बिना किसी प्रतिरोध के निष्क्रिय कर दिया गया था। तुम कौन हो? यह INS अभेद्य का मुख्यालय है। तुरंत पीछे हटो। दरवाजे के बाहर अंत तक लड़ने वाले मास्टर चीफ मोहनलाल की चीख एक कराह की तरह सुनाई दी। हालांकि उसकी चीख एक और भी डरावनी दहाड़ में दब गई। नौसेना पुलिस मुख्यालय, दरवाजा खोलो। अंत में एक कानफाड़ू क्रैक की आवाज के साथ कमांडर के कार्यालय का मजबूत दरवाजा, जो उसका अंतिम किला था, कागज की तरह टूट गया। खुले दरवाजे से काले लड़ाकू वर्दी पहने विशेष टीम के सदस्य बिजली की तरह अंदर घुस आए। उनकी बंदूकों की नालें सटीकता और ठंडक से राठौड़ की ओर तनी हुई थीं। राठौड़ ने अनजाने में अपनी मेज की दराज में रखी पिस्तौल को पकड़ने की कोशिश की। एक अंतिम व्यर्थ प्रतिरोध। हिलो मत, हम गोली मार देंगे। एक बर्फीली ठंडी चेतावनी के साथ एक लाल लेजर बिंदु उसके माथे पर टिक गया। उसने हार मान ली और अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने जो देखा वह एक अधिकारी था जो विशेष टीम की कतार को भेदकर अंदर आया था। रियर एडमिरल समीर प्रकाश, निरीक्षणालय के प्रमुख। यह उनका पद नहीं था जो डरा रहा था, बल्कि उनकी आंखों में घृणा और क्रोध था, जिसने राठौड़ का दिल जमा दिया। रियर एडमिरल प्रकाश राठौड़ की मेज के पास आए और ठंडक से कहा, कमांडर विक्रम सिंह राठौड़। सर। वह आवाज जिसने कभी मुंबई के आसमान पर राज किया था, अब बेबसी से टूट गई थी। भारतीय नौसेना के सम्मान को धूमिल करने, देश की संपत्ति को लूटने और अधीनस्थ सैनिकों को धोखा देने के अपराधों के लिए नौसेना प्रमुख के आदेश पर मैं इसके द्वारा आपका पद छीनता हूं। इसके अलावा आपको कर्तव्य त्याग और संतरी पर हमला, विशेष गबन, अधिकार का दुरुपयोग और अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही रियर एडमिरल प्रकाश का फैसला समाप्त हुआ, विशेष टीम के सदस्यों ने पास आकर राठौड़ की दोनों भुजाओं को पीछे की ओर मोड़ दिया। हथकड़ी लगने की आवाज ने कार्यालय की चुप्पी को तोड़ दिया। वह आवाज एक आदमी द्वारा बनाए गए भ्रष्ट साम्राज्य के स्तंभ के ढहने की आवाज थी। राठौड़ कुछ नहीं कह सके। उन्होंने केवल खालीपन से देखा जब रियर एडमिरल प्रकाश ने उनकी मेज से सर्वश्रेष्ठ कमांडर की पट्टिका उठाई, उसे ठंडी आंखों से देखा और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। रियर एडमिरल प्रकाश का पहला आदेश गिरफ्तारी नहीं था। मेजर अंजलि शर्मा और सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा कहां हैं? तुरंत उनका पता लगाओ।
विशेष टीम तुरंत सेल और क्लिनिक में फैल गई। कुछ ही देर बाद सेल का मजबूती से बंद लोहे का दरवाजा खुल गया। अंधेरे में प्रकाश की एक किरण आई और उस प्रकाश में अंजलि खड़ी थी। उनकी वर्दी धूल और तेल से गंदी थी। उनके बाल अस्त व्यस्त थे और उनके पूरे शरीर पर घाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उनका रूप दयनीय था, लेकिन उनकी पीठ पहले से कहीं ज्यादा सीधी थी और उनकी आंखें भोर के तारे की तरह चमक रही थीं। उन्हें बचाने आए रियर एडमिरल प्रकाश का सामना करते हुए उन्होंने अपने घायल शरीर के साथ सर्वोच्च सम्मान के साथ एक सैन्य सलामी दी। रिपोर्ट, मेजर अंजलि शर्मा। रियर एडमिरल प्रकाश तुरंत उनकी सलामी का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका गला अपने अधीनस्थ के इस रूप को देखकर भर आया, जिसने यह सब अकेले सहा था। गहरे सम्मान के साथ उन्होंने उनकी सलामी का जवाब दिया। तुमने बहुत मेहनत की मेजर अंजलि। तुम भारतीय नौसेना का गौरव हो। क्लिनिक में बंद सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा को भी बचाया गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अपने पास आते एक एडमिरल को देखकर क्या करे और अपने दुस्साहसिक कार्यों के लिए सजा के डर से अपना सिर झुका लिया। हालांकि रियर एडमिरल प्रकाश ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ा। अपना सिर उठाओ नौसैनिक। तुम्हारे साहस के बिना हमने शायद सब कुछ खो दिया होता। तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि सम्मानित किया जाएगा। तुम एक सच्चे नौसैनिक हो। इन शब्दों पर अर्जुन वर्मा की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। कुछ क्षणों बाद सागर प्रहरी यूनिट के सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड में इकट्ठा किया गया। वे जिस स्थान पर खड़े थे वह वही स्थान था जहां कुछ समय पहले मेजर अंजलि को उनके बाल काटकर अपमानित किया गया था। हालांकि परेड ग्राउंड का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। अब भय और चुप्पी नहीं, बल्कि भ्रम, दहशत और इस बात की फुसफुसाहट थी कि कुछ गलत था। सैनिकों की नजरों के अंत में कमांडर विक्रम सिंह राठौड़, मास्टर चीफ मोहन लाल और उनके गुर्गों को मुख्यालय भवन से हथकड़ियों में घसीटते हुए देखा गया। उनका दयनीय और अपमानजनक रूप, जो कभी देवताओं की तरह शासन करते थे और सभी को डर से कंपा देते थे, ने सैनिकों को हैरान कर दिया। सैकड़ों जोड़ी आंखों ने चुप्पी में उन्हें एक कैदी ट्रक में चढ़ाते हुए देखा। यह किसी भी भाषण या प्रशिक्षण से अधिक मजबूत चरित्र शिक्षा का क्षण था। रियर एडमिरल प्रकाश पोडियम पर चढ़े। उनके बगल में मेजर अंजलि शर्मा खड़ी थीं, जो अभी भी घायल थीं और वर्दी नहीं बदली थीं, और सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा। रियर एडमिरल प्रकाश ने माइक्रोफोन लिया और परेड ग्राउंड में भरे नौसैनिकों से बात की। सागर प्रहरी के सैनिकों और अधिकारियों, मैं मुख्यालय से निरीक्षणालय का प्रमुख हूं। मैं आज यहां आप सभी से फिर से पूछने के लिए खड़ा हूं, नौसेना का गौरव क्या है? क्या बाल छोटे कटवाना और जोर से बोलना नौसेना का गौरव है? क्या एक अन्यायपूर्ण वरिष्ठ के आदेश पर चुप रहना और अपने साथियों की पीड़ा को नजरअंदाज करना नौसेना का गौरव है? यह नौसेना का गौरव नहीं है। यह एक शर्मिंदगी है जो सेना के सम्मान को धूमिल करती है। उनकी फटकार पर सभी नौसैनिकों ने अपना सिर झुका लिया। सच्चा नौसेना का गौरव अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस है। यह अपने आप की सुरक्षा की परवाह किए बिना सच्चाई को बनाए रखने के लिए समर्पण है। इन दो लोगों को देखो जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं। मेजर अंजलि शर्मा ने एक बड़े अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा ने अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार कर दिया और अपने विश्वास को कार्रवाई में बदल दिया। ये दोनों लोग सच्चे नौसेना के गौरव के उदाहरण हैं जिनसे तुम्हें सीखना चाहिए। रियर एडमिरल प्रकाश ने अंजलि और अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए जारी रखा। सड़ी हुई शाखा काट दी गई है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि सागर प्रहरी यूनिट को फिर से भारत की सबसे मजबूत इकाई बनाओ। शर्मनाक अतीत को मत भूलो और उम्मीद है कि दूसरी पार्ट अतीत को तुम एक मजबूत और अधिक न्यायपूर्ण नौसैनिक के रूप में पुनर्जन्म लोगे। बस इतना ही। भाषण समाप्त होने के बाद परेड ग्राउंड में कुछ देर के लिए एक भारी चुप्पी छा गई। फिर एक सैनिक ने अपनी पीठ सीधी की और पोडियम की ओर एक सैन्य सलामी दी। उससे शुरू होकर सैकड़ों नौसैनिकों ने एक साथ सलामी दी, जैसे कि उन्होंने वादा किया हो। उनकी सलामी पहले से अलग थी, जो भय से भरी थी। यह एक जीवंत सलामी थी जो सच्चे सम्मान और एक नई शुरुआत के लिए दृढ़ संकल्प से भरी थी। कुछ हफ्ते बाद
सागर प्रहरी यूनिट में एक नई हवा बहने लगी। भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार विक्रम राठौड़ और उसके साथियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया। उनकी वर्दी छीन ली गई और उन्हें उचित सजा मिली। उनके साथ मिलीभगत करने वाली बाहरी कंपनियों की भी अभियोजक द्वारा जांच की गई और उन्हें भंग कर दिया गया। सब लेफ्टिनेंट अर्जुन वर्मा को उनके साहसी कार्यों के लिए कमांडर से पुरस्कार मिला और वे एक अधिक सक्षम और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में विकसित हुए। मेजर अंजलि शर्मा को विशेष रूप से पदोन्नत किया गया और मुख्यालय के संचालन स्टाफ में एक प्रमुख पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। मुंबई छोड़ने से पहले उन्होंने आखिरी बार सागर प्रहरी यूनिट का दौरा किया। नए कमांडर की कमान में इकाई पहले की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ हो गई थी। परेड ग्राउंड से गुजरते हुए उन्हें देखने वाले सैनिक अब उनसे बचते नहीं थे या फुसफुसाते नहीं थे। वे तब तक रुकते जब तक वह गुजर न जाती, फिर एक महान नायिका के प्रति प्रशंसा के साथ एक बुलंद आवाज में सलामी देते। सर, सलाम। उन्होंने उनकी सलामी स्वीकार की और धीरे से मुस्कुराई। बेस छोड़ने से पहले वह आखिरी बार उस परेड ग्राउंड का सामना करने के लिए खड़ी हुई। अपमान का स्थान जहां उनके बाल काटे गए और बिखरे हुए थे, लेकिन अब वह स्थान उनके लिए कोई घाव नहीं था। यह एक शानदार युद्ध का मैदान था जहां उन्होंने सड़न को काटा और एक नई शुरुआत की। मुंबई का समुद्र अभी भी भयंकर रूप से गरज रहा था, लेकिन उन लहरों की आवाज अब निराशा की चीख की तरह नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि एक नए युग की ओर एक मजबूत जयकार की तरह लग रही थी। अपने छोटे फौजी कट बालों पर ठंडी समुद्री हवा महसूस करते हुए अंजलि ने सोचा, जब तक वह इस समुद्र और इस भूमि की रक्षा करती रहेंगी, वह हमेशा एक नौसैनिक रहेंगी, और जब तक सच्चा नौसेना का गौरव जीवित रहेगा, भारतीय नौसेना कभी नहीं ढहेगी। वह शांति से मुड़ी और एक नए युद्ध के मैदान की ओर शान से कदम बढ़ाया।